हम कह रहे हैं कि आज ही हम 14% देंगे, 10% आप दीजिए, 14% सरकार देगी, और शरद उसको जी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे सुनिए मेरी पेमेंट बात। आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा जो जब कहानी गढ़ी जा रही है कि साहब ये पेंशन खत्म करी जाएगी, जैसे संविधान की हत्या हो जाएगी और जो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, ये कहानियां फेक एक शरद नैरेटिव जी सेट किया गया एक है। छोटा सा सवाल उसी में ले लीजिएगा। आपको जानकारी होगी, चुनाव के बाद तो फौरन ही आचार संहिता हटने के बाद जब कैबिनेट बैठक की ना सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो सबसे पहले ये बताया कि 2004 से पहले के जो ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल 2005 की, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आएंगे। क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसा जी जी, करने उससे की? पहले ही होगी, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम अरे उसके ये बाद तो आई। आप बहुत दिन से थे ना, 7 साल से सरकार में थे। ये ख्याल आपको 15 जून के बाद ही क्यों आया? नहीं नहीं, ये तो हम बता रहे हैं, जो था हम उसको बता रहे हैं कि साहब वो पुराने स्कीम से लागू होगा, और जो नहीं नए नहीं, आएंगे तो उनके ये ऊपर न्यू बात पेंशन लागू स्कीम की लागू है होगी। कि जो भर्तियां जिस तारीख से निकली हैं वो मानी जाएंगी, भले ज्वाइनिंग बाद में हुई हो। आप समझिए प्रेशर में कितनी थी सरकार। नहीं नहीं, चुनाव वो न, क्लैरिफिकेशन। और दूसरा, आज आपने सुना मंजू सिंह को, जिनको अभी कीर्ति चक्र उनके बेटे के मरणोपरांत दिया गया, आपने सुना अग्निवीर योजना पर कैसे बोल रहे हैं? अग्निवीर योजना पर क्या कहेंगे आप? अब तो 2 सहयोगी भी 23 तारीख से पार्लियामेंट है। आपको आपके सहयोगियों ने अभी तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन समर्थन देते समय ही बता दिया था कि अग्निवीर पर तो सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। नहीं नहीं, देखिए मुद्दे पुष्कर तो जी, हैं, जब जो कांग्रेस जैसी उठा जरूरत पाए या समझी ना उठा जाएगी पाए, वो कांग्रेस की करके समस्या लौट अगर होगी। कोई बदलाव की जरूरत होगी तो की जाएगी। लेकिन अग्निवीर स्कीम के खिलाफ हम नहीं है, आज भी हम नहीं है अग्निवीर स्कीम के खिलाफ। लेकिन अगर उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो अग्निवीर स्कीम में कुछ बदलाव अगर जनता चाह रही है या सरकार को लग रहा है तो वो बदलाव किए जाएंगे। आप देख रहे थे वो कैसे रो रो के कह रही थी कि अग्निवीर को खत्म कीजिए सरकार। वो नहीं, लोग परेशान हैं, उस पे मत जाइए कि किसी को 1 करोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 4 साल बाद उनको कोई एक्सग्रेशिया नहीं है। सिर्फ किसी का चले ही जाना, मुझे बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि मरने के बाद मिलेगा 1 करोड़, ये सोच के कोई ना जाए, न जाएगा। लेकिन उनको 4 साल बाद सिर्फ राज्य सरकारें भरोसा दे रही 10% आरक्षित सीटें कर देंगे, इसमें ले लीजिए। इस तरीके से अग्निवीर योजना पर कैसे आप बढ़ेंगे आगे? पुष्कर जी, जब मैं मेरी उम्र 21 साल थी तो मेरे पास 21 रुपए नहीं थे। हो सकता है हमारे पैनल पे जो हमारे मित्र बैठे हैं उनके पास होंगे, लेकिन आज जो लड़का जो अग्निवीर स्कीम में आएगा, 21 साल में उसको 30 लाख रुपया वाइट का पेमेंट उसके अकाउंट में होगा। और उसके बाद उसमें से करीब 25% फौज एब्जॉर्ब करेगी, 25% जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है सीएपीएफ वो एब्जॉर्ब करेंगे। इंडस्ट्री ने कह दिया है कि हम एब्जॉर्ब करेंगे, महिंद्रा ग्रुप ने कहा है कि हम भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये इनको छोड़ा नहीं जाएगा, और इनको फौज जो है वो स्पेशल लोन देने की कोई एंटरप्राइज इनको शुरू करने में भी इनकी मदद की जाएगी। ये नहीं कि 21 साल में उनको छोड़ दिया जाएगा, और 30 लाख रुपए उनके अकाउंट में हो गए। वो कोई भी काम कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो फौज ज्वाइन करें, सीएपीएफ ज्वाइन करें, या व्यापार करें, और या कहीं और अगर नौकरी करना चाहते हो तो उसमें सरकार उनकी मदद तो फिर करेगी। एक आपके सेपरेट हिसाब से संगठन तो ये बनाया जा गुड रहा है स्कीम जहां है उसकी मदद की भाई। जाएगी। 25% सेना एब्जॉर्ब कर लेगी, 10-10% राज्य सरकारों ने ऐलान कर ही दिया है, इंडस्ट्री में ने भी। आपकी बात सर्वमान्य है, लेकिन जिस तरीके से जो लोग नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ होगा। आप 4 साल में ही बेरोजगार दोबारा खड़ा कर देंगे एक, लेकिन आप कह रहे नहीं हैं नहीं, अकाउंट अकाउंट में 30 लाख होगा, वो अपने पैसे से करे। सरकार रोजगार मतलब इस तरीके की पॉलिसी में आ रही है।
उनको रोजगार के लिए मदद की जाएगी, उनको खुला नहीं सड़क पे छोड़ दिया जाएगा, उनके हर तरह से उनको लोन लेने में मदद की जाएगी, उनको रोजगार दिलाने में मदद करी जाएगी। इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके उनको, अगर इंडस्ट्री कहीं भी उनको रखना चाहती है, क्योंकि वो ट्रेंड लोग हैं जिनको प्रशासन और इस तरह के काम करने का अनुभव होगा, तो उनको कहीं ना कहीं एब्जॉर्व करने के लिए सरकार ठीक है, उनके साथ खड़ी। मैं इस पर अभी शिवाजी सरकार से पूछता हूं। और लेकिन एक सवाल और, आज एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, और जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें उसको भी हाथरस का भी मुद्दा उठाया ही उन्होंने, अलीगढ़ गए, हाथरस गए स्टैम्पीड में, बाबा पर बोला नहीं है कोई। एसआईटी में क्लीन चिट मिल गई, समझिए बाबा को। 6 कौन सस्पेंड किए गए? सीओ, एसडीएम, थाना अध्यक्ष, तहसीलदार। इस लेवल पर ये कार्रवाई है। 121 लोगों की मौत होने के बाद, वो भी स्टैम्पीड में। नहीं पुष्कर जी, देखिए ये पहले तो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है एसआईटी की। उसके ऊपर उससे, और ये रिपोर्ट आने से पहले 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है, और कई जो है लोगों को हिरासत में लिया गया, उनका इंटेरोगेशन चल रहा है। जो जुडिशियल इंक्वायरी इसमें करी गई है, जज साहब जो हैं वो खुद लोगों के बयान ले रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आने का हम इंतजार कर रहे हैं। जो रिपोर्ट 8 दिन आएगी, हो चाहे गए कोई हैं, बड़ा होगा छोटा होगा, 8 किसी दिन हो को गए हैं, नहीं जाएगा। सूरजपाल बाबा पर कुछ भी नहीं बोला है। न एसआईटी ने बोला, न सरकार की तरफ से कोई सो मोटो लिया गया। आपको लग रहा है बाबा बिल्कुल निर्दोष हैं? देखिए पुष्कर जी, सरकार या एसआईटी या जुडिशियल कमीशन जो है वो किसी जो लोग अपने बयान दे रहे हैं, प्रेस को दे रहे हैं, सड़कों पे दे रहे हैं, क्या वो वहां थे नहीं थे? क्या उनके बयान थे? उनके बयान में आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है? क्या वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? वहां पे जो फोरेंसिक रिपोर्ट जो ली जा रही है, उसके बेसिस पे शरद जी, फैसला लिया आप जाएगा। पार्टी क्योंकि प्रवक्ता हमको हैं, आप लगता है डिफेंड कि आप करेंगे, फलाना और आदमी जो है दोषी मैं नहीं कर शो दिया चला जाएगा। रहा हूं, तो मैं सवाल काउंटर करूंगा। क्या जी जी। हमेशा ऐसे ही जुडिशियल आदेश आने के बाद ही बुलडोजर चले हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में? पुष्कर जी, जितने भी जगह बुलडोजर चला है उस पे न्यायपालिका ने मोहर लगाई है कि साहब वो गलत नहीं हुआ। जहां जहां लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं साहब बिल्कुल वहां सही चीज नगर थी, अगर नगर बुलडोजर चला पालिका तो और नगर निगम बिल्कुल। नहीं पहुंच पाई। फिरोज जी, क्या लग रहा है जो आज एसआईटी की रिपोर्ट आई है, और राहुल गांधी ने भी उसको उठाया है, मैं वही पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरीके से उठा रहे हैं चीजें, आपको लग रहा है ये मैसेज सही जा रहा है बीजेपी के लिए, कि सरकार काम करते हुए दिख रही? जो सरकार की तरफ लॉ एंड ऑर्डर में ये था कि अगर गलत किया है, डर था बुलडोजर पहुंच जाएगा। देखिए पुष्कर जी, ये चीजें कब जरूरत है बुलडोजर चलाने की और कब विड्रॉ करना है, ये सियासत के बेहतर जानकार, मैं सियासतदान नहीं हूं इसलिए वो नहीं कहूंगा। नहीं, मैं लेकिन पत्रकार ही एक मानता आम हूं आदमी आपको। के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर जो मैं महसूस कर रहा हूं कि हाथरस का जो नया प्रकरण है वो कोड़ में खाजी वाली स्थिति में आ जाए। अगर आप कुछ वर्ष पहले का उस बालिका वाला प्रकरण देख लें और जिस तरह से उसका निपटारा किया गया, उससे कम से कम अलीगढ़ मंडल में कोई बहुत अच्छा संदेश तो जाता हुआ नहीं दिखता मुझे। अब शिवाजी, बात आती कंप्लीट कीजिए, आप बात है कीजिए। कि जो सरकार त्वरित न्याय के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रही, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसका सिद्धांत हमेशा ये रहा कि 10 दोषी भले ही छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना। लेकिन हमें लगता है कि अब कुछ देशों, दूसरे देशों वाला सिद्धांत अपना रहे हैं हम कि एक भी दोषी बचने ना पाए, भले ही 2-4 निर्दोष भी पिस जाए। ये मेरा अपना सोच है। ये आपका अपना है। शिवाजी, जिस तरीके से एक के बाद एक प्रेशर में आ रही है, पेपर लीक सरकार के लिए परेशानी का सबब है, बेरोजगारी सरकार के लिए सबब है। अगर इन मुद्दों को
विपक्ष उठाकर ले जाता है और जो इन 10 सीटों पर चुनाव है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बड़ा कठिन समय है, दोनों के बराबर बराबर गए हुए हैं। बराबर बराबर सीटें हैं दोनों की। जी। और अगर कांग्रेस का कुछ प्रेशर भी नहीं की गया बात है, करें, कांग्रेस का कुछ नहीं गया है। नहीं, कांग्रेस का वाकई अभी नहीं गया है, क्योंकि कांग्रेस का जो है, देखिए वहां था ही कांग्रेस नहीं को कुछ। ये तो जरूर है कि उनकी जमीनी लेवल पर जो है उनको एक संगठन बनाने की भी जरूरत है, जो नहीं बनी। वो समाजवादी पार्टी से अभी सीटें मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मैं समझता हूँ 1-2 सीटें समाजवादी पार्टी शायद देकर एडजस्ट कर सकती है, इससे ज्यादा की गाजियाबाद शायद वो देगी, वो देगा। भाजपा कभी हारी नहीं है। भाजपा हाल नहीं, फिलहाल की उसमें हारी नहीं है, और वो अगर मिल भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि वहां अपर सही है, बात है। वोट अभी पड़ने है, से पहले बीजेपी का है, बीजेपी बेशक का। है, बेशक बीजेपी का भी है। और उनकी कोशिश यही होगी कि इस लोकसभा चुनाव के बाद जो है, ये जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें जैसे भी हो अपनी सीटें बचाएं और दूसरे सीटें कुछ और ले सकें, ये उनकी कोशिश रहेगी। पर इसके साथ में एक चीज और देख रहा हूं, अगर आप अयोध्या का ले लें, अयोध्या में अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते जो एरोसिटी बना रही थी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया किसानों के दबाव में। किसान जमीन नहीं देना चाहते। जी। अयोध्या का एयरपोर्ट जो है चुनाव से पहले ही नॉन फंक्शनल हो गया। और इस तरह की चीजें जिस तरह से हो रही हैं, उन सारी चीजों को अगर आप देखें तो इनके ऊपर प्रेशर कई तरह के हैं, और वो प्रेशर रहेंगे। महंगाई का प्रेशर कोई कम नहीं हुआ है। और अभी अगर देखें जो फूड इन्फ्लेशन है, उस पर आरबीआई बार बार यही कह रही है कि फूड इन्फ्लेशन जो है सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये फूड इन्फ्लेशन जो है आम आदमी को चुभती है। तो ये महंगाई हो गई, जॉबलेसनेस जो है, जो नौकरियां लोगों के पास नहीं है, वो बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दे जो हैं, देखिए गठबंधन में कितने कांग्रेस को मिलेगा, कितने समाजवादी लड़ेंगे, उसको अगर आप छोड़ दें, ये मुद्दे जो है ये बने हैं और बने रहेंगे। साथ में जिस तरह से आपका हाथरस का घटना घटी, उसमें अगर हम देखें तो उसमें सीधी सी चीज है कि लोग यही समझ रहे हैं कि इसमें सारा प्रशासन की गलती रही है। और तीसरी चीज, आप बुलडोजर की बात कर रहे थे, जो बुलडोजर की राजनीति है उसका असर जो है बीजेपी लोकसभा चुनाव पे भी देख चुकी है। ये सारी चीजें उनके ऊपर प्रेशर्स हैं और वो रहेंगे। और उसके बावजूद अगर वो अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कांग्रेस के पास अभी उस तरह का नहीं है, पर समाजवादी पार्टी के पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से करते हैं, ये भी देखने की चीज है। तो इसलिए ये कहना कि ये जो बाई इलेक्शंस होंगे किसी के लिए भी बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं है। और सब एक चीज और इसमें देखना की बात है कि अगर सारे चीजें जो है लोकल कैंडिडेट्स कौन होंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। सिर्फ यही नहीं होगा कि कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं, जिस तरह से अयोध्या में उन्होंने बातें की, उसका भी असर काफी रहा। तो ये जो बीजेपी के एक पूरे प्रेजेंटेशन में जो अहंकार दिखता है, और जिसके बाद उनके जो अभी रिव्यू कमेटी में है बीजेपी के, उसने किया, उसमें उन सारी चीजों की जो बात जिस तरह से हुई है, उन चीजों पर अगर बीजेपी अपने आप को नहीं सुधारती है, और जैसे अभी भी बात की जा रही है, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये चुनाव बहुत आसान रहेंगे बीजेपी के लिए भी। आसान रहेंगे या मजबूती पकड़ेंगे। कुंवर सिंह निषाद, आप मुझे एक चीज समझाइए कि आपने मान लिया बड़ा साफगोई से, आप पास संगठन अभी बहुत मजबूत नहीं है, खड़ा करना है, आपने ये भी माना अकेले राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे, तो फिर बीजेपी को आप उत्तर प्रदेश में कैसे हरा पाएंगे? सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करके? आपको जमीन पे लड़ने के लिए बहुत मेहनत है, टाइम है अभी 27 के लिए, 2024 जुलाई है, अभी 15 तारीख भी नहीं आई है, 10 तारीख भी नहीं आई, टाइम है। लेकिन आप पास इतना भी टाइम नहीं है
कि पार्टी आमूल चूल परिवर्तन होना पड़ेगा। आप तो बीजेपी के मुद्दे उठा के जनता के पास पहुंचाने के लिए आप पास संगठन नहीं है, और आप राहुल गांधी के पहुंचने पे खुश हो जा रहे हैं। रायबरेली में इस समय आप पास कोई विधायक नहीं है, अमेठी में भी वही हाल है। आप कैसे, मतलब लड़ेंगे कैसे?